Now last time we have taken alternating EMF, alternating current, different type of AC circuits. Have we started this topic? Check it and tell me. No. No, sir. So next heading, different types of AC circuits. Different types of AC circuits. And in this, first write down circuit containing pure resistance, pure resistor. Circuit containing pure resistor, only R. सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है. नाउ एवरी टाइम व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी स्टार्टिंग विद द वोल्टेज अप्लाइड एंड वी विल फाइंड द करंट एंड देन वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. रीडिंग क्या है? सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर, ओनली आर. नाउ this resistor is connected to an AC supply and the AC voltage I told you to denote by V is equal to V naught sin omega t, and this resistor R. So write down, consider an AC voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across pure resistor of resistance R. इसके क्रॉस V volt we have applied. So current in the circuit, I will be calculated by voltage divided by resistance. करंट का बेसिक फॉर्मूला है V upon R. वोल्टेज इज V naught sin omega t and resistance is R. And this V naught by R, this is I naught. Voltage upon resistance is current, and when you are dividing peak voltage by resistance, you will be getting peak current. So this is the peak current. So I will be equal to I naught sin omega t. तो जो करंट सर्किट में होगी, इन दिस सर्किट द करंट फ्लोइंग इज गिवन बाय I is equal to I naught sin omega t and the voltage you have applied is V naught sin omega t. Now if you see the phase relation, अभी हमने लास्ट टाइम देखो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें वोल्टेज में +30 डिग्री दिया था, ओमेगा टी +30, और करंट में ओमेगा टी -30, कुछ इस तरह से था क्वेश्चन. तो देयर वी कैलकुलेटेड द फेज डिफरेंस इक्वल टू 60 डिग्री. वी हैव कैलकुलेटेड फेज डिफरेंस 60 डिग्री. हियर इफ यू सी voltage and current term, there is no phase difference between these two. ना यहाँ कोई फेज का टर्म है, ना यहाँ पे कोई फेज का टर्म है. तो इसका मतलब जब भी रजिस्टर लगा होगा सर्किट में, whenever resistor is there in the circuit, the voltage and current will be in same phase. So this is the important point you have to remember every time.
write down across pure resistor voltage and current will be in same phase. प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का फेज जो है वो सेम रहेगा. फेज सेम मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम व्हेन वोल्टेज इन द सर्किट विल एक्वायर पीक वैल्यू, जिस समय वोल्टेज पीक पे जाएगा उसी टाइम पे करंट भी पीक अटेन करेगी. जब वोल्टेज जीरो आ जाएगा करंट भी जीरो हो जाएगी सर्किट में. वोल्टेज अपोजिट में पीक पे जाएगा, करंट अपोजिट में पीक में जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ द टू आर इन सेम फेज. वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. नाउ इन एवरी केस यू हैव टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम. ये फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज और करंट के लिए यहां पर फेजर डायग्राम बनाना है. फेजर डायग्राम बिल्कुल वेक्टर की तरह ड्रॉ होगा. जनरली हम करंट को एक्स एक्सिस में ले लेंगे. करंट मान लो ये है इस डायरेक्शन में, तो वोल्टेज भी चूंकि सेम फेज में है तो वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में मार्क होगी. दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट फॉर सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर. अगर कहे कि फॉर द सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्रॉ द फेजर डायग्राम, तो बस ये फेजर डायग्राम बन जाएगा. और जो फेज एंगल होगा दैट यू विल बी यूजिंग इन न्यूमेरिकल्स, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होगा यहां पर जीरो होगा. अक्रॉस प्योर रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज एंड द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी जीरो. अगर पूछे व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन voltage and current in a circuit containing pure resistor, तो phase angle will be 0 degree. तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ये फेज एंगल हो गया, ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन हो गई. और जो ग्राफ बनेगा here time, here V and I both, ये मान लो वोल्टेज के लिए है, एंड एज द टू आर इन द सेम फेज, तो करंट ये हमने डॉटेड से दिखाई है. द टाइम व्हेन वोल्टेज इज जीरो, करंट भी जीरो है. जब वोल्टेज पीक पे आ गई करंट भी पीक पे आ गई. जब वोल्टेज फिर जीरो हो गई करंट भी जीरो हो गई. इसका मतलब दे आर इन सेम फेज. फिर वोल्टेज अपोजिट में पीक, तो करंट भी पीक पे, फिर वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो एंड सो ऑन. दिस विल बी द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज एंड करंट फॉर सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर. तो अगर प्योर रेजिस्टर का सर्किट है, यू मस्ट नो द इक्वेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट सेम फेज के साथ. फेजर डायग्राम मालूम होना चाहिए, फेज एंगल मालूम होना चाहिए, और अगर पीक वैल्यू निकालनी पड़े तो V0 अपॉन R लगा दोगे, यू विल गेट द पीक वैल्यू.
यस यस सर मेन हेडिंग क्या थी? सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर। सबसे मेन हेडिंग थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट में पहला सर्किट हमने लिया है जिसमें केवल रजिस्टर कनेक्टेड है एसी सर्किट में। देन सेकेंड सर्किट वी आर टेकिंग सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर कॉइल। सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर कॉइल। नाउ अभी इंडक्टर कॉइल वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर। एक हम क्विक रिवीजन दे रहे हैं कि तुमने अभी तक ये पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर सेल्फ इंडक्टेंस में। when you switch on or switch off the circuit, when you switch on or switch off the circuit, the current changes। और जब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। एज द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द फ्लक्स वॉज चेंजिंग। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। And the EMF induced was given by minus L delta I by delta T. I think you will be remembering this formula. The EMF induced during switch on and switch off in a coil of inductance L is given by E is equal to minus L delta I by delta T. और कैलकुलस फॉर्म में E is equal to माइनस एल डी आई बाई डी टी। डेल्टा आई की जगह डी आई बाई डी टी। ये दो फॉर्मूले हमने तुम्हें बताए थे, और भी फॉर्मूले बताए थे लेकिन ये यहां पे हम यूज करेंगे। तो इंडक्टर कॉइल में व्हेन करंट विल चेंज देन फील्ड विल चेंज। फील्ड चेंजेस सो फ्लक्स चेंजेस and EMF is induced. So here we have the inductor coil. AC circuit में inductor coil we are using, and this inductor coil has self inductance L. Inductor coil का self inductance L. Anybody can tell what is the SI unit of self inductance? Henry is the SI unit of self inductance. So this coil of self inductance L. Now you have written pure inductor coil. Now bracket में लिख लो what do you mean by pure inductor coil। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। what do you mean by pure inductor coil? So write down pure inductor coil, the inductor coil having inductor coil having no ohmic resistance। इंडक्टर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस ना हो उस कॉइल को हम बोलते हैं प्योर इंडक्टर कॉइल। दिस इज द आइडियल केस। दिस इज द आइडियल केस। ये जैसे वायर लिया तुमने और वायर की वाइंडिंग कर दी तो ये कॉइल बन गई, और ये कॉइल जो है दैट इज एक्टिंग एज इंडक्टर कॉइल। लेकिन जिस वायर की ये वाइंडिंग हो रही है उस वायर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी प्योर इंडक्टर कॉइल। अदरवाइज इन प्रैक्टिकल केसेस यू विल हैव द रेजिस्टेंस। फिलहाल हम ले रहे हैं कि रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, बाद में डील करेंगे जब रेजिस्टेंस भी होगा। सो ये इंडक्टर कॉइल के क्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई की। इंडक्टर कॉइल के क्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई की।
अब एसी वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो एसी वोल्टेज तो खुद ही चेंज होती रहती है। एसी वोल्टेज चेंज होगी तो सर्किट में करंट चेंज होगी, और करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और ईएमएफ कंटिन्यूअसली इंड्यूस होगा। जब डीसी में यूज किया था तो तुम्हें स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ा था करंट चेंज करने के लिए, लेकिन एसी में ये कंटिन्यूअस ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। सो राइट डाउन, कंसीडर an AC voltage. Consider an AC voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across pure inductor coil of self inductance L. So what is after applied across? AC voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across pure inductor coil of self inductance L. नेक्स्ट लाइन में, as the AC voltage will be continuously changing, so current, magnetic field and magnetic flux will change and EMF will be induced. You have applied AC voltage. AC वोल्टेज चेंज होने से करंट चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस होगा। EMF will be induced which is given by E is equal to minus L di by dt। जो इसके क्रॉस EMF इंड्यूस होगा, I have taken the revision also, the EMF induced is minus L di by dt। तो इसके क्रॉस एक EMF इंड्यूस हो गया। We will start with the voltage and find the current. Now, in this circuit, you will have two voltage. One voltage we have applied and other is being induced. एक हमने अप्लाई की है और एक इंड्यूस हुई है। सो वी विल अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ हियर। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या था कि सम ऑफ all the EMFs, all the voltage is equal to sum of product of current and resistance, sigma V is equal to sigma IR। और यहाँ पे दो वोल्टेज लगी हैं, एक हमने अप्लाई की और एक इंड्यूस हुई है, तो V प्लस E इक्वल टू 0। जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, और इंडक्टर कॉइल हमने प्योर ले रखी है तो रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट।
प्योर इंडक्टर कॉइल की वजह से नो रेजिस्टेंस इन द कॉइल एंड कनेक्टिंग वायर हैज नो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, दैट्स वाई सिग्मा आई आर इज 0। वैल्यू पुट कर दो V नॉट साइन ओमेगा टी और EMF की वैल्यू माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। तो बस मेन चीज यहां पे था कि EMF कितना इंड्यूस हुआ वो ये हो गया, और किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग these टू वोल्टेज का सम 0 हो गया। अब हमें I निकालना है, तो I को सब्जेक्ट बनाना है, तो L di/dt V नॉट साइन ओमेगा टी, वी हैव रीअरेंज्ड L di/dt एक तरफ हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी, di को सब्जेक्ट बना लो, V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, ये dt ऊपर आ गया, L नीचे आ गया, और इंटीग्रेट कर दोगे तो di का इंटीग्रेशन I आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो di का इंटीग्रल I V नॉट अपॉन L कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट करने में डी का इंटीग्रल I, जैसे dx का x होता है, dy का y होता है, di का I हो गया, V नॉट और L कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल, V नॉट अपॉन L, और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, और फिर ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये ओमेगा नीचे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में ये ओमेगा कोफिशिएंट में जाता था और इंटीग्रेशन में ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L, V नॉट अपॉन ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अगर साइन थीटा माइनस 90 कर दो तो माइनस कॉस थीटा, तो इस माइनस कॉस थीटा